मैं चेतन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अकाउंट्स बाय चेतन में। पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो 10th में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होके आए हैं। ठीक है बेटा, जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने कॉमर्स की ब्रांच को एक्सेप्ट किया है, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों की बहुत डिमांड भी आ रही थी कि सर 11th का भी शुरू कीजिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, सीबीएसई ने जो हाल ही के दिन में अपना जो लेटेस्ट सिलेबस निकाला है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कॉमर्स होती है उसके अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो आपको बहुत कम नॉलेज होगी कौन सी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी सब्जेक्ट हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ जनरली कौन कौन सी सब्जेक्ट हमारे साथ चलती है। जब भी आप लोग कॉमर्स की ब्रांच को एक्सेप्ट करोगे तो हमें 3 सब्जेक्ट मिलती है। सबसे पहले हम लोगों को मिलता है बिजनेस स्टडीज, उसके बाद हम लोगों को मिलता है इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हम लोगों को मिलता है अकाउंटेंसी। लेकिन जो मैं आपके साथ पढ़ाने आया हूं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे हम वीडियोस को अपलोड कर देंगे। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हम लोग बिजनेस की भी और इकोनॉमिक्स की भी क्लास इसी प्लेटफॉर्म पर लेके आते रहेंगे। लेकिन जैसे लोगों की डिमांड आ रही थी, बच्चों की डिमांड आ रही थी, हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। कैसे पेपर होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, अकाउंट कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कौन कौन से यूनिट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आखिरकार हमें अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ी क्यों। जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं अकाउंटेंसी, कई बार बोलते हैं कि अकाउंट, तो आखिरकार ऐसा कौन सा रीजन था हमें अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी। मैं आपको एक सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सभी लोगों ने अपने घर के पास दुकानें देखी होंगी, दुकानें सबके घर के पास है, देखी भी, आप सब लोग उन पे सामान खरीदने भी जाते हो। मान के चलो आपने कोई भी सामान खरीदा, ठीक, तो कई बार लोगों ने देखा होगा जब आप कोई भी सामान परचेज करते हो, सामान को खरीदने को क्या करते हैं हम लोग, परचेज करते हैं, तो उनके पास एक कॉपी होती है। ठीक है, एक कॉपी होती है, उस कॉपी में वो नाम आपका लिख लेता है। ठीक है, अगर आपने सामान उधारी पे खरीदा है, सामान का पैसा नहीं दे के आया, तो वो आपका नाम 110% इस कॉपी पे लिखेगा, याद रखने के लिए। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं, चाहे आप उनको पैसा दे के आओ चाहे नहीं दे के आओ, वो आपका नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आप पैसा नहीं दे के आओ तब तो सारे जितने भी दुकानदार होंगे सब लिखेंगे। पर कुछ ऐसे भी होंगे जब आप पैसे दे दे तो केवल आपसे पैसे ले लेना, उसके बाद नाम नहीं लिखते। तो एक कॉपी पे एक दुकानदार के पास ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कितने लोग आ जाएंगे, 100। अगर मैं बहुत ज्यादा बात करूं तो 200 लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी बिजनेसों का, तो एक दिन में कम से कम उनसे के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है वो 10-10 हजार लोगों तक का होता है। 10,000 20,000 लोगों के साथ ट्रांजैक्शन होता है। तो इतने बड़े ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जितने भी लोग अकाउंट बनाएंगे वो सेम फॉर्मेट से बनाएंगे। आप कहीं भी चले जाना, आपको अकाउंट बनाने का जो तरीका मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा। जब हमने इसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया तो उसी को नाम दिया हम लोगों ने अकाउंटेंसी। तो आपको बिल्कुल से क्लियर होगा, जब कोई भी ये कॉपी वाला हिसाब किताब है ना, ये सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड नहीं होता, इसमें कोई साइड नहीं होती, कोई भी चीज नहीं होती। जब इसी चीज को हम लोग एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, अकाउंटेंसी। सबसे पहले मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा सिलेबस के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हमें पहले पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर बाद। आप सभी लोगों को पता होगी कि जो सीबीएसई के पेपर होते हैं वो सारे पेपर जितने भी होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना, जो आपका अकाउंट का पेपर होगा
वो कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। ये तो बात सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई के जितने भी मार्क पेपर होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स। इन 100 मार्क्स को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा। 2 पार्ट का मतलब जो पार्ट 1 है उसमें इन्होंने 80 मार्क्स डिवाइड कर रखा है और जो दूसरे पार्ट में उन्होंने दे रखा है 20 मार्क्स। क्लियर? तो 100 मार्क्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया 80 मार्क्स के अंदर और ये 20। जो आप लोग पेपर देते हो ना स्कूल में, जो पेपर होते हैं वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स। जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो और जो वाइवा देते हो वो कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स। जो आप पेपर देते हो वो कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। ठीक है, तो जो सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो 80 मार्क्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा सिलेबस आपके पार्ट में आता है, कौन कौन सा सिलेबस आपके पार्ट में नहीं आता। ठीक है, अगर मैं इस 80 मार्क्स को डिवाइड करूं, चलो 100 मार्क्स को पूरे को डिवाइड कर ले रहे हैं। अगर इस 100 मार्क्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो सीबीएसई के द्वारा इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है इनको? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला है हमारे पास पार्ट ए, दूसरा होगा हमारे पास पार्ट बी और तीसरा है हमारे पास पार्ट सी। जो पार्ट ए है इसको 2 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट बी है इसको भी 2 यूनिट में डिवाइड, और ये तो आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता ही है, सीधा से स्कूल पर डिपेंड करता है, स्कूल के टीचर पर डिपेंड करता है वो आपको कैसे प्रैक्टिकल वाइवा करवाना चाहते हैं। इसको 2 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारे पास यूनिट 1 और दूसरी होगी हमारे पास यूनिट 2। सेम चीज हमारे पास ये भी डिवाइड कर रखा है उन लोगों ने। यूनिट 3 आगे कंटिन्यू करें 1 2 3 और यूनिट 4। ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करें हम लोग, जो यूनिट 1 है इसके अंदर सभी चीज थ्योरेटिकल होंगी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कह सकते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में। थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो भी चीज आपकी थ्योरेटिकल के फॉर्म में आएंगी, जितने भी अकाउंट्स के जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैश क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वो सारे के सारे वो थ्योरेटिकल जो पॉइंट होंगे वो हमारे किस में आएंगे? यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, एक बार मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन सी चीजें आएंगी। सारी चीजें तो लिखी नहीं जा सकती क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, कुछ कुछ मेन चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, बाकी चीजें हम जब चैप्टर्स और यूनिट पढ़ेंगे तब डिस्कस करते चलते। अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी होती क्या है, अकाउंट्स होती क्या है, ठीक है, अकाउंटेंसी होती क्या है। अगर हम बात करें डिस्काउंट क्या होता है, रिबेट क्या होती है, रिबेट, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करें तो कैश क्या होता है, असेट्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, लायबिलिटी क्या होती है, कहने का मतलब बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में काम करेंगे। यूनिट 2 होता है जो हमारा, वो होता है हम लोगों के पास अकाउंटिंग प्रोसेस। ध्यान देना, जो यूनिट 2 होता है हमारे पास वो कौन सा होता है हमारे पास? अकाउंटिंग प्रोसेस। अब जितने भी न्यूमेरिकल की शुरुआत होगी ना, हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? यूनिट 2 के अंदर, जिसका नाम यूनिट 2 को क्या दे रखा है? अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम दे रखा है। ठीक है, कौन कौन से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाउचर्स। बाउचर्स का मतलब आप लोग ध्यान समझना, जैसे कि हम लोगों ने कोई भी चीज खरीदी, उसके बदले में हम लोगों को बिल मिलता है, तो वो क्या होता है? बाउचर ही तो होता है एक तरीके से। क्यों? किसी सामान को हमने सेल करा, हमने एक स्लिप अपने पास रखी, वो क्या होता है? बाउचर। कैसे बनाते हैं बाउचर को? ठीक है, बाउचर के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है,
ठीक, वो सब कुछ आ गया। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, वो साथ है। उसके बाद पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे पास, जो न्यूमेरिकल की शुरुआत करती है वो यही है। डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि अकाउंट के अंदर जब हम बनाते हैं तो दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक क्या होता है क्रेडिट साइड। जरा समझ लो, एक क्या होता है हमारे पास डेबिट साइड और एक क्या होता है हमारे पास क्रेडिट साइड। जब लास्ट में जाके जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे, इनका ट्रांजेक्शन का जो टोटल होता है ना डेबिट और क्रेडिट का, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। याद रखना, बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सेम एज इट इज। अगर सेम नहीं आ रहा तो हमने कहीं ना कहीं अकाउंट बनाने में गलती कर दी है। इसलिए याद रखना डेबिट और क्रेडिट रूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं कुछ बुक्स। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ बुक्स। जैसे कि ध्यान देना बुक्स के अंदर कौन कौन सी है, परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर क्या होता है, जो भी सामान आप लोग परचेज करोगे, ठीक है, वो कहां रिकॉर्ड करोगे आप लोग, परचेज बुक के अंदर। ठीक, एक होता है हमारे पास सेल बुक, जो भी आप सामान सेल करोगे अपने बिजनेस से, वो कहां पे लिखा जाएगा, सेल बुक के अंदर। कोई भी सामान आपने परचेज करा और उसके बाद आपने सामान को वापस करा तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज किया गया सामान वापस कर दिया, तो उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, परचेज रिटर्न। इसको भी देंगे परचेज। सेल करा, अगर किसी आपने सामान सेल कर रखा और सेल किया हुआ सामान आपके पास वापस आ गया तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, सेल रिटर्न। क्लियर, परचेज बुक, सेल बुक, ठीक है। कैश बुक एक क्या होती है हमारे पास, कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी सामान कैश में बेचा, आपके पास पैसा आया तो उसको कैश बुक में लिखेंगे। पैसे का जितना भी लेन देन होता है वो सारी की सारी चीजें किसमें आती है, हमारे पास कैश बुक के अंदर आती हैं। क्लियर, सभी लोग नोट डाउन कर लेना। इसके अंदर कुछ और टॉपिक और मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक। इसके बाद आपका आता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कहने का मतलब, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है हमारे पास दो चीज होती है। आप सभी लोगों ने जब बैंक में जाते हैं तो बैंक से हमें पासबुक मिलती है, जब वहां पे बैंक की एंट्री करते हैं ना, कितने पैसे आपने जमा करे, कितने पैसे निकाले, जिसपे आप एंट्री करते हैं उसको क्या नाम देते हैं, ध्यान देना, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, पासबुक। और जो हम लोग हमारे पास रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने पास, उसको क्या नाम देते हैं, कैश बुक। अभी हमने पढ़ा ना कैश का जितना भी लेन देन होता है वो किसके अंदर आता है, कैश बुक। तो इन दोनों का हम लोगों को जो बैलेंस होता है ना वो इक्वल करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है, इक्वल। तभी तो लिखा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो बैंक का बैलेंस है ना वो मिलाना पड़ता है किसके साथ, कैश बुक के साथ। लेकिन आप पासबुक के अंदर आप तो कोई चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये तो बैंक ही चेंज करेगी। इसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसलिए कैश बुक की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बैंक के साथ अपना जो बैलेंस है उसको मैच करते हैं। कहने का मतलब कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस क्या करते हैं हम लोग, इक्वल करते हैं या फिर मैच करते हैं। किसमें आता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया जितने भी प्रोविजन हो गए, ठीक, और जितने भी रिजर्व हो गए। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज को मैं यूज करता हूं, जैसे आपने कोई एक फोन खरीदा, जब आपने फोन खरीदा तो उसकी कीमत कितनी की थी, 10,000 रुपए की। जब आपने फोन को यूज किया 3-4 महीने तक आपने लगातार उस फोन को चलाया और उसके बाद जो आपकी फोन की वैल्यू है वो घट के कितनी लगी, 8,000 या फिर 7,000। तो 2-3 हजार रुपए से जो वैल्यू कम हुई है वो किसकी वजह से होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है
कि अगर किसी भी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, यूज में लेते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसको नाम देते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। कैसे होगी वो तो चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोविजन और रिजर्व। प्रोविजन और रिजर्व का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई प्रॉफिट हुआ बिजनेस के अंदर, तो हमने उसमें से कुछ हिस्से निकाल के रख दिए कि फ्यूचर में हम लोगों को उस प्रॉफिट की जरूरत पड़े। जैसे कि मान के चलो आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपने को 10,000 रुपये मिले, उसमें से आपने 8,000 रुपये खर्च कर लिए। ठीक है, 2,000 रुपये आपने किसके फॉर्म में रख लिए, सेविंग के फॉर्म में रख लिए। ठीक है, सेविंग के फॉर्म में क्यों रखे आप लोगों ने, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको उन पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप रिजर्व में से निकालोगे, उसमें सेविंग में से पैसा निकालोगे और उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही बिजनेस भी होता है जो प्रोविजन और रिजर्व बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन सारे के सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद हम लोगों को बनाना पड़ता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है आपको पता है, कोई चीज मैंने किसी को दी, वो चीज मुझे देगा, कोई भी चीज एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं दुकानदार हूं, ठीक है, मुझसे किसी पर्सन ने क्या खरीदा, सामान खरीदा, और वो मेरे से क्या बोल गया कि भैया मैं आपको 2 या 3 दिन के बाद उस सामान का पेमेंट कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, ओके, आप मेरे पास से सामान लेके चले जाओ, आप 2-3 दिन के बाद वो क्या करना, पैसे का पेमेंट करा देना। जब ये लेन देन होता है तो वो क्या कहता है, भैया ऐसा करना, आप एक पेपर लो और एक पेपर के ऊपर लिख दो कि मैं आपको 2 या 3 दिन के बाद पेमेंट दे दूंगा। तो ये पेपर के ऊपर जो चीज लिखी आती है ना, और वो साइन करता है अपने, कहने का मतलब उसने माना है कि वो 2 या 3 दिन के बाद उस चीज का पेमेंट कर देगा। तो यही क्या कहलाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब जब कोई भी सामान का आप सेल और परचेज करते हो तो उसके बदले में लिखा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। कहने का मतलब ये एक तरीके से एग्रीमेंट होता है सेलर के बीच और बायर के बीच में। क्या एग्रीमेंट होता है कि मैंने आपको सामान सेल करा, आपने मेरे से सामान परचेज करा, लेकिन जो इसका पेमेंट है वो 2 या 3 दिन के बाद होने वाला है। उस पर डेट भी लिखी आती है किस दिन आप उसका पेमेंट करोगे। इन सब चीजों को बनाने के बाद इसमें जो चैप्टर्स आते हैं आप सभी लोग नोट डाउन करते चलना, क्या क्या चीजें हम लिखवा रहे हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है ट्राई बैलेंस। देखो ट्राई बैलेंस में क्या होता है, 2 साइड होती है। मैंने भी बताया ना ये डेबिट और क्रेडिट रूल, तो इसमें भी 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इन दोनों का बैलेंस कैसा आना चाहिए, इक्वल। अगर आपको पता कैसे लगता है कि इक्वल आया या नहीं, तो वो ट्राई बैलेंस से ही पता रहता है, क्योंकि ट्राई बैलेंस में ही लिखा जाता है डेबिट साइड की सारी चीजें, क्रेडिट साइड की सारी चीजें, और लास्ट में जाके दोनों क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो जो चीजें पता लगती है कि हमने अकाउंट सही बनाया या नहीं बनाया, सबसे पहले हमें कहां पता लगता है, ट्राई बैलेंस के अंदर। ठीक, अगर मान चलो आप लोगों ने ट्राई बैलेंस बनाया और उसमें कोई भी गलती हो गई, एरर हो गया, या आप कोई चीज भूल गए, तो उसको आप सही भी करोगे। ठीक है, तो एक अगला चैप्टर क्या आता है, एरर और ओमिशन। ठीक है, या फिर इसी को नाम देते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ध्यान देना, एरर और ओमिशन जो हो गया इसी को नाम क्या देते हैं हम, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब सही कर रहे हैं, किस चीज को सही कर रहे हैं हम लोग, एरर और ओमिशन को, ऑफ एरर एंड ओमिशन। जो हम लोगों ने गलती कर दी है उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। इन सब चैप्टर्स के बाद हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, किसके अंदर, यूनिट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यूनिट नंबर 3 के बारे में। ये सब चीजें मैं साइड से मिटा दे रहा हूं, लिखते रहना। यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है, आप देखो, जब कोई भी आदमी अकेला बिजनेस करता है तो उसको नाम देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ध्यान देना, इधर समझना जरा इसको। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब कहते हैं केवल और केवल एक ही पर्सन होगा जो बिजनेस करेगा। एक से ज्यादा अगर पर्सन काम करते हैं बिजनेस के अंदर तो उसको हम लोग नाम देते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, वो आएगा हमारे पास 12th क्लास। पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है वो कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, 12th क्लास में। अगर किसी को देखना है तो मेरी वीडियो अपलोड है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
जो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसके अंदर केवल क्या होता है, एक ही पर्सन होता है, एक ही पर्सन होता है, वो केवल और केवल बिजनेस करता है। तो इसके बारे में क्या पढ़ना है आप लोगों को, जरा देखिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल, जो भी पढ़ा ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे किसका, सोल प्रोप्राइटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज, सबसे पहले पढ़ेंगे इसका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पढ़ेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर एक चीज पढ़ेंगे लास्ट में बैलेंस शीट। हम लोगों को तीन चीज पढ़नी है इसके अंदर। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, क्या होता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस और बैलेंस, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसका इनकम्प्लीट ऑफ रिकॉर्ड। अगर कोई भी रिकॉर्ड इनकम्प्लीटेड है तो उसको पूरा कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग बस इतना से याद रखना है, इस चैप्टर के अंदर हमें इतना सा पढ़ना है, क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होता है पीएनएल, बैलेंस शीट क्या होती है। ये तो बेटा आपको तभी समझ में आएगा जब हम इसके बारे में चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जब या तो हम इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे या इनके बारे में। केवल और केवल आपको अभी सिलेबस में इतना सा याद रखना है कि हमें कुछ इनके बारे में पढ़ना है, क्या होते हैं क्या नहीं होते, इनके बारे में तो डिस्कस करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूनिट नंबर 4, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ध्यान देना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। देखो आप लोगों को सबको पता है जितने भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर पे बनाए जाते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो चलता ही नहीं, पेपर कॉपी वर्क बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो उन अकाउंट्स को हम कंप्यूटर पे कैसे बनाते हैं, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के बनाने के लिए, टैली क्या होता है, वो सारी की सारी जो चीजें पढ़ेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड वो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर, क्लियर। और पार्ट सी में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है, जो कितने मार्क्स का होता है हमारे पास 20 मार्क्स का, क्लियर। आप लोगों को समझ में आ गया, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है 3 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड है। पार्ट ए को 2 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट, पहला यूनिट तो पूरा थ्योरी का है। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 2। अगर आप लोग ये पढ़ गए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यूनिट नंबर 3 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, तो कंप्यूटर में तो पहले से लोग एक्सपर्ट होते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, तो ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें तो, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो यूनिट नंबर 1 है, ध्यान देना, वो हमारे पास जो कवर करता है वो कवर करता है 12 मार्क्स। कितने मार्क्स कवर करता है, 12 मार्क्स, ठीक है। और यूनिट नंबर 2 है वो हमारे पास कवर करता है 40 मार्क्स, ठीक है, ध्यान देना। ये करता है 12 मार्क्स और ये करता है 40 मार्क्स। यूनिट नंबर जो 3 है ये हमारे पास कवर करता है आपका 20 मार्क्स, और यूनिट नंबर 4 है वो कवर करता है आपका 8 मार्क्स, ठीक है। ये करता है 40 मार्क्स और 12 मार्क्स। तो देखो 40 और 12 मिला के कितना बन गया यूनिट नंबर 1 का, 52 मार्क्स, ठीक है। 20 और 28 मिला के कितना बन गया, 28 मार्क्स, और मिला के दोनों कितना बन गया, ये 80 मार्क्स, क्लियर। और पार्ट सी था वो कितने का था हमारे पास, 20 मार्क्स का, और 20 और 80 मिला के कितना बनता है हमारे पास, 80 मार्क्स का, ठीक है। ध्यान से समझो, 100 मार्क्स का पेपर होता है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो कवर करता है 52 मार्क्स, सबसे ज्यादा, मैंने बोला दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पार्ट बी कवर करता है 28 मार्क्स, पार्ट सी कवर करता है 20 मार्क्स, ठीक है। पार्ट ए में 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। ये यूनिट 1 कवर करता है 12 मार्क्स, यूनिट 2 कवर करता है 40 मार्क्स।
यूनिट 3 कवर करेगा 20 मार्क्स और यूनिट 4 कवर करेगा 8 मार्क्स और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा 20 मार्क्स। ठीक है, ये है आपका सिलेबस। लेकिन आप लोगों को अभी बस इतना सा याद रखना है कि क्या क्या सिलेबस है, लेकिन आपको जब चीजें समझ में तभी आएंगी ये जब आप इनके चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहें अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू।